बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर है वे ऑप्टिक्स का, वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम सिंपल सी बातें करेंगे कि जो लाइट एंड साउंड है बेसिकली, ठीक है, वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है। जो वेव नेचर है लाइट का वो एस्टेब्लिश किया गया बाई फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था डायफ्रैक्शन। ठीक है। दीज टू फिनोमिना ये बताते हैं कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा है, बोलो वेव नेचर है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि जो वेव्स हैं उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, और एक आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो आपने पढ़ा ही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और दूसरी कौन सी बताई मैंने, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन में जाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट वेव का। लाइट वेव्स हमेशा कौन से नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की, और जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन है कि लाइट सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है। और आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स में पढ़ा है कि जो, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव्स ट्रांसवर्स नेचर होती हैं, तो आपको पता है यदि वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है तो इधर को ई वेक्टर चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, और इधर को बी वेक्टर चेंज हो रहा होता है। वाई एक्सिस है और ये जेड है, और वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, वेव इज ट्रैवलिंग लॉन्ग एक्स एक्सिस, और इन तीनों में एंगल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। यदि ई वेक्टर बाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रहा है टाइम के साथ, बी वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग टाइम से चेंज कर रहा है, तो जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है वेक्टर को वी नॉट है और बी की बी नॉट है, इन दोनों का रेशियो सी के इक्वल आता है। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, वेलोसिटी ऑफ लाइट इवन से। ई नॉट जो है यहाँ से वो कितना आ गया, देखो ई नॉट आ गया यहाँ से सी टाइम्स बी नॉट। तो मतलब ई नॉट बहुत ज़्यादा प्रभाव है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का लाइट वेव में। देख लो इसकी पीक वैल्यू कितना टाइम्स होती है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, सी टाइम्स। सी इज़ ए ह्यूज नंबर, 3 × 10⁻⁸। ठीक है। बोलने का मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, सेंसेशन ऑफ साइट, जो चीज़ें आपको दिखती हैं, वो बेसिकली जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के द्वारा। फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और व्हेन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स थ्रू मीडियम, तो हम सिर्फ इसी ई वेक्टर की ही बात करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्वेश्चन ये हो गया नेक्स्ट कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही बात करेंगे, तो वेव यदि ये देखो इधर जा रही है, सपोज आपकी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू कैन से लाइट, यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इस तरफ है, तो फिर अब मैं कौन सी वेक्टर्स की जो वाइब्रेशन, ई वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं वो इस प्रोपेगेशन, लाइट प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है। वाइब्रेशंस यदि इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो मैंने एक प्लेन कंसिडर किया है यहाँ पे। इस प्लेन में मैंने एक ही पॉइंट से, डेलिबरेटली मैंने एक ही पॉइंट से ई वेक्टर की वाइब्रेशन दिखाई, इस पॉइंट से। और ये जो प्लेन है, ये जो वाइब्रेशंस हैं लाइट की, ये जो वाइब्रेशन है इस इलेक्ट्रिक वेक्टर की, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर ई की, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं, और ये प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। और वाइब्रेशन जो लाइट की वो इस प्लेन में है, सॉरी वाइब्रेशन जो है लाइट वेक्टर, सॉरी वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ई वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं, और ये प्लेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस प्लेन में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और फिर इधर को क्या निकल रही है, लाइट वेव, और लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उसके वो जो लाइट एनर्जी इधर को ट्रैवल कर रही है
उसके परपेंडिकुलर होंगी इस वेक्टर की वाइब्रेशन, और वो इस प्लेन में हैं, जो वाइब्रेशन है वो इस प्लेन के पैरेलल हैं, और ये प्लेन जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, एक वेक्टर को आपको पता है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यदि मैं ई वेक्टर को, so this E vector vibrations can be imagined to be made up of two mutually perpendicular vibrations. ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वैसे ही मैंने बोला कि जो ई वेक्टर की वाइब्रेशंस हैं वो मैंने इमेजिन कर लिया कि वो दो हिस्सों में बंट गई, और वो दो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। उसमें एक वाइब्रेशन जो है वो प्लेन ऑफ द पेपर के, प्लेन ऑफ द पेपर में ऐसे बोल दो, और एक है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर। सो जो वाइब्रेशंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर हैं वो इस एरो से रिप्रेजेंट की जाएंगी, किसकी वाइब्रेशन? हाँ, ई वेक्टर की। हाँ, तो वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ पेपर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सॉलिड एरो दोनों तरफ, एंड द वाइब्रेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो बोलने का ये मतलब हो गया कि जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट है आपकी, ये ऑर्डिनरी लाइट ट्रैवल कर रही है, तो इसमें ये होता है बेसिकली, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डिनरी लाइट को, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया ये, और बीच में यहाँ डॉट लगाना है, ये है आपकी ऑर्डिनरी लाइट, या कैन से अनपोलराइज्ड लाइट। समझे बात मेरी? एक बार फिर, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हैं ये बनाई मैंने, एक ये है दूसरी ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस एरो रिप्रेजेंट्स वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर, हाँ, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। और ऐसी लाइट जिसमें ये दोनों ही होते हैं, एरो भी और डॉट भी, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, या यू कैन से ऑर्डिनरी लाइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ऑर्डिनरी लाइट। इनमें से आपने एक गायब कर दिया तो फिर वाइब्रेशन एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग रहेगी, सिंगल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही रह जाएंगी, तो उस लाइट को फिर बोल देंगे पोलराइज्ड लाइट, यू कैन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो यदि मैं बात करूं तो व्हाट इज मेंट बाय दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा? इफ़ इन दिस लाइट जो वाइब्रेशन हैं ई वेक्टर की, इफ़ दे आर अलोंग ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, देन सच बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड। देखो ना, इसमें से ये जो एरो है ये मैंने बताया कि ई वेक्टर की वाइब्रेशन ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे प्लेन ऑफ द पेपर में, और ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर। तो यदि मैंने ये गायब कर दिया मान लो, तो यही रह गई, तो इसका मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के रॉन्ग रह गई ई वेक्टर की वाइब्रेशंस। ये किसी तरीके से मैंने कट कर दी सपोज कर, या ये किसी तरीके से कट कर दिया, तो ये रह गई, मतलब ऐसे ऐसे रह गई परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर है, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, सो ऐसी लाइट जिसमें ई वेक्टर की वाइब्रेशंस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग हों, ऐसे बीम को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बीम ऑफ दैट लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो क्वेश्चन बोलने का मतलब है, ये तो आपको बताया गया है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव इधर जारी है, और जो ई वेक्टर की वाइब्रेशन हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं, और ये प्लेन उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको। सो यदि आगे मैं बात करूँ तो जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो आपको मिलने वाली है, ये देखो। सो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। ये देखो, सो दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट मैंने बता दिया एरो और डॉट। सो व्हाट डज एरो रिप्रेजेंट? एरो रिप्रेजेंट व्हाट? वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर, वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर पैरेलल टू प्लेन, या इन दी प्लेन ऑफ दी पेपर। ठीक है, ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है, ये वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करता है किसकी? ई वेक्टर की इन दी प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, और ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ई वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ द पेपर, ये आ गया। और ये जो डॉट है
रिप्रेजेंट्स वाइब्रेशन ऑफ ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ऐसी लाइट जिसमें ये दोनों होंगे दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीज़ मैं और बताऊंगा। कुछ क्रिस्टल जो होते हैं, जैसे आपका टर्मेलाइन क्रिस्टल होता है, टर्मेलाइन और क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ये क्या करते हैं कि एक डेफिनेट डायरेक्शन देते हैं ठीक है, दे गिव सम डेफिनेट डायरेक्शन। और यू कैन से डेफिनेट डायरेक्शन कैसे देते हैं कि इनमें कुछ एक मतलब उनके अंदर कुछ एक स्लिट की तरह कोई चीज़ होगी, दैट स्लिट विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इन क्रिस्टल्स में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है जो एक स्लिट की तरह काम करती है, बिल्कुल नैरो स्लिट की तरह, नैरो स्लिट। और वो नैरो स्लिट क्या करता है, वो लाइट को रास्ता देता है निकलने के लिए। ठीक है, ये जो नैरो स्लिट है बेसिकली इसको बोलते हैं इस क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक एक्सिस। और इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और एनी लाइन जो इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होगी, या एनी लाइन जो इसके इस स्लिट के पैरेलल होगी, उसको भी हम ऑप्टिक एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये क्रिस्टल जो आपका यहाँ रखा गया है, ये टर्मेलाइन क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी, सॉरी, इस क्रिस्टल से जब ये अनपोलराइज्ड लाइट गुजरेगी तो क्या करेंगी, ये है इसकी ऑप्टिक एक्सिस। और मैंने बोला ऑप्टिक एक्सिस एक नैरो स्लिट की तरह काम करती है, मतलब वो लाइट को गुजरने के लिए रास्ता दे देती है। तो इसमें जो वाइब्रेशन एरोज थे, मतलब जो एरो क्या होता है, जो वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पेपर में जो एरोज को इसने अपने से गुजरने दिया, और जो डॉट्स थे इनको इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, या इनको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे मर्जी बोल लो। तो यहाँ से सिर्फ डॉट्स जो हैं इसने मतलब इसमें से ऑब्जॉर्ब कर लिए, और यहाँ से एरोज को निकलने के लिए रास्ता दे दिया। अब ये सिर्फ जो आपकी ई वेक्टर की वाइब्रेशंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही रह गई, मतलब वो इन दी प्लेन ऑफ पेपर ही रह गई। तो ये कौन सी लाइट हो गई? दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे मिलती है। तो क्रिस्टल यूज टू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड, पोलराइड बोलते हैं उसको वैसे। किसको? और ये कौन सा क्रिस्टल हो सकता है? टर्मेलाइन, और यू कैन से क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल हैं बेसिकली मैंने बताया, एक इनकी में एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है जो एक नैरो स्लिट की तरह काम करती है, और जो अलाउ करती है लाइट को वहाँ से निकलने के लिए। तो यहाँ इसने एरोज को अलाउ कर दिया और डॉट्स को इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मीन्स एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ से जो लाइट निकली उसकी वाइब्रेशन अब क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, मीन्स वो कैसी लाइट है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसमें डॉट्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो यदि इंटेंसिटी लाइट की यहाँ आई थी तो यहाँ आधी रह जाती है, भी याद रखें, रखना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई ना इस टर्मेलाइन क्रिस्टल से, उसमें इंटेंसिटी लाइट की क्या रहेगी? आधी रह गई। क्यों रह गई आधी बताओ? बिकॉज डॉट्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये किया इसने किया लाइट को पोलराइज। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलराइज लाइट इज शोन इन फिगर। ये मैंने बताया वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, और जो डॉट्स हैं दैट वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आगे चलें तो बात करें कि नेक्स्ट क्या है। ये है अगला क्वेश्चन, ये आता है, ध्यान सुनेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैं, बड़े ध्यान सुनिए, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि हमने प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली, प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट लाइट वेव्स का जो नेचर होता है, अभी बताया मैंने, वो ट्रांसवर्स होता है। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करेंगे, और ये हो जाता है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सो इसमें आपने सिंपल ध्यान से सुनेंगे, लैब में हो जाता है, वही एक्टिविटी भी है, करेंगे। और ये देखें आप, यहाँ भी क्या हो रहा है बेसिकली ये। सो यहाँ पे ये देखो, ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है। हम ये प्रूव करने चले कि लाइट वेव्स कैसी होती हैं, बोलो ट्रांसवर्स नेचर होता है उनका। शुरू करते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट एक टर्मिनल क्रिस्टल से गुजरेगी, तो मैंने बताया इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, तो जो इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेशन होंगी वो इनको अपने वजह से गुजरने देगा। तो वो गुजर गई और डॉट इसने एब्जॉर्व कर लिए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए, तो यहाँ जो लाइट मिली वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है।
और इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, मैंने बताया। ठीक है, अब अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अगली बात ये है कि यदि यदि मैं अपनी आँख यहाँ रखूँगा तो मैं पोलराइज्ड लाइट को हमारी आँख डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि एनालाइज करने के लिए एक और सिमिलर क्रिस्टल इसके साथ रखना पड़ेगा यहाँ। अब एनालाइज हो जाएगी, देखना कैसे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि अनपोलराइज्ड लाइट जब इसके ऊपर पड़ी तो यहाँ से एरोज गुजर गए, डॉट्स इसने अब्जॉर्ब कर लिए, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सिमिलर क्रिस्टल बिल्कुल ऐसा ही इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, बिल्कुल इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस थी और इसकी ऑप्टिक एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि एक्सिस दोनों की पैरेलल हैं तो ये वाली लाइट यहाँ से भी गुजर जाएगी। तो सेम लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस, जो क्रिस्टल रखा है इसको बोलते हैं एनालाइजर और इसको बोल देंगे पोलराइजर। ये एनालाइज करेगा ना लाइट को अब। ठीक है, सो व्हेन दिस अनपोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस टर्मिनल क्रिस्टल, देन it allows only those vibrations to pass through it which are parallel to its optic axis AB। निकल गई। और जिसने लाइट यहाँ से ट्रांसमिट करी वो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए सिमिलर क्रिस्टल, वो भी टर्मिनल लाइन का ही है। ठीक है, विद इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू दिस पोलराइजर। ठीक है, सो दिस क्रिस्टल ट्रांसमिट्स लाइट, जैसे इसके ऊपर पड़ी है वैसे ही ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब आप करेंगे एक्सपेरिमेंट। अब आप इसको रोटेट करना शुरू करेंगे। इसको जैसे जिसको आप रोटेट करना शुरू करेंगे यू विल फाइंड, रोटेट किया 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 किया, घुमाना शुरू किया ऐसे ऐसे, ये और जब घुमाते घुमाते इसकी एक्सिस, ये वाली एक्सिस इधर जा रही है, देखो ये जा रही है, तो ये एक्सिस ऐसी हो गई अब, और ये वाली ऐसे है, तो कितना एंगल बन गया इनके बीच, 90 डिग्री। ठीक है ना, पहले ऐसे थी ना इसकी एक्सिस, ऐसे पहले इसकी एक्सिस ऐसी थी, तो अब कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो बीच में कुछ एंगल 90 से भी कम होगा। तो जैसे जैसे आपने इसको रोटेट करना शुरू किया इस दूसरे क्रिस्टल एनालाइजर को, तो यू विल फाइंड इस से जो लाइट ट्रांसमिट हुई इस रीजन में, वो लाइट की इंटेंसिटी कम होती गई। और ठीक है, एंगल जैसे अभी शुरू में दोनों देखो पैरेलल हैं तो एंगल 0 है, 0 से आपने कर दिया 30 डिग्री, फिर कर दिया 45 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल इन दोनों की ऑप्टिक एक्सिस के बीच बढ़ना शुरू हुआ, पहले तो इनकी दोनों की ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल थी, तो सारी की सारी लाइट जो इसके ऊपर पड़ी हुई यहाँ से ट्रांसमिट हो गई। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड क्रिस्टल को रोटेट करना शुरू किया, शुरू में ये पैरेलल था तो एंगल क्या था, 0 था। शुरू में इसकी एक्सिस पैरेलल थी, एंगल क्या था, 0, सारी की सारी लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो गई। लेकिन जब आपने इसको रोटेट करना शुरू किया तो यू विल फाइंड कि अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ट्रांसमिट करेगा वो कम होती जाएगी। और जब एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच 90 डिग्री हो गया, ये इसकी एक्सिस मैंने यहाँ दिखा दी ना, 90 डिग्री हो गया, इसकी एक्सिस तो यहाँ चली गई, देखो ये, तो यहाँ कोई लाइट नहीं मिली, नो लाइट। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें से गुजर नहीं रही है, ये जो ई वेक्टर की वाइब्रेशन जो प्लेन ऑफ द पेपर में है वो इसमें से नहीं गुजर पा रही हैं। ये गुजर जाती यदि लाइट का नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता। इसका मतलब नहीं गुजरी, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि लाइट यदि चल रही है तो ई वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, ई वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर चेंज हो रहा होता है, ई वेक्टर की जो वाइब्रेशन है उसके परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब लाइट का नेचर कैसा हो गया, बोलो, ट्रांसवर्स। यदि लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता लाइट का तो इसको जैसे मर्जी रोटेट कर लो यहाँ लाइट मिलती। लेकिन जब ये 90 डिग्री पे हो गए दोनों, इस सिचुएशन में इनको बोलते हैं दीज क्रिस्टल्स आर सेड टू क्रॉस ईच अदर। सो क्रॉस पोजीशन में इनके बीच एंगल कितना हो जाता है, बोलो, 90 डिग्री, और दूसरे क्रिस्टल से कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। ये एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश करता है, ये दिखाता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, सो ये था। तो आगे चलें, तो इसमें एक और डायग्राम है नीचे, इसमें ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये अब इसमें जो वाइब्रेशन यहाँ से जो लाइट निकलती है ना, ये देखो, ये मैंने बताया, ये एरोस। ठीक है, तो बेसिकली ये दो प्लेन बने हैं, ध्यान से लगाएंगे, ABCD, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जिसमें मतलब वाइब्रेशन होंगी, ये वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशन होती हैं वो इस प्लेन में है, नाम बोलो ABCD, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो प्लेन लाइट की डायरेक्शन की, जिस तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है उसके अलॉन्ग ही होता है, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और उसमें ई वेक्टर की वाइब्रेशंस नहीं होती, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है,
तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में एंगल 90 डिग्री होता है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन होंगी, और ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ये किधर होता है, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशंस नहीं होती। कौन से प्लेन में, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में। तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके चलें। सो अब हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया, ठीक है। सो 1808 में मेलस ने ये किया काम, मेलस साइंटिस्ट का नाम है, मेलस ने ये किया काम, देखो क्या किया। ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट इंसिडेंट कराई, ये देखो ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिखा ट्रांसपेरेंट, ये इंटरफेस है, इंटरफेस इज ए लाइन सेपरेटिंग रेयर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। ग्लास है सपोज, तो इसके ऊपर ये अनपोलराइज्ड लाइट पड़ी, ये दिख रही है आपको, और फिर यहाँ से कुछ लाइट ये रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरे मीडियम में चलेगी, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। तो ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टर लाइट है ये वैसी ही होगी जैसी ये थी, ये कैसी थी, इस बात ऑर्डिनरी लाइट मीन अनपोलराइज, तो ये भी अनपोलराइज्ड ही होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टर लाइट। लेकिन उसने एक चीज़ यहाँ की कि जैसे जैसे उसने ये एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसने ये बोला कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट सम पर्टिकुलर एंगल आई इज इक्वल टू थीटा पी, लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पी बोल देते हैं, थीटा पी क्या, ठीक है। ये यहाँ ऐसे करते हैं ना, ये आ गया। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो आपका एंगल है ये पी के इक्वल होता है, जब आई इज इक्वल टू पी, तो आर इज आई और आर इक्वल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो मेलिस ने ये किया कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो लाइट इधर ट्रैवल करी ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और इसमें से एरो गायब हो जाते हैं। उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या ब्रेविस्टर एंगल भी बोला था इसको बाद में। तो मैंने ये बताया कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम देन, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ठीक है, और इधर वाली लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। सो व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट on transparent medium then reflected light is found completely plane polarized, एरोज गायब हो गए, समझे। सो फिर यहाँ से आगे जो काम किया वो किया बता किसने, ब्रेविस्टर ने किया काम, ब्रेविस्टर्स लॉ, ये आता है पेपर में इंपॉर्टेंट। तो इसको ब्रेविस्टर, जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है ना पी, पोलराइजिंग एंगल को ब्रेविस्टर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है भाई। सो मैं ये बोल रहा हूँ ब्रेविस्टर लॉ ये है सिंपली कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। तो इसका स्टेटमेंट ये है सिंपली, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल होगा। बड़ा सिंपल है, देखो व्हेन स्टेटमेंट दो इसकी आप, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पोलराइजिंग एंगल पी, देन ऐसे बोल दो, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल पी ऑन ए मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो ये होता है आपका ब्रेविस्टर लॉ। इसका प्रूफ देने के लिए आपको ये चीज़ रखनी ध्यान, म्यूजिकल टू टेन पी प्रूव किया जाए, पी इज पोलराइजिंग एंगल, व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है जब ये वाली लाइट जो इधर को ट्रैवल करी, व्हाट इज दिस पोलराइजिंग एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which when light is incident on a transparent medium then reflected light is found completely plane polarized, ठीक है।
एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसके ऊपर लाइट फॉल करी है। ठीक है, प्रूफ देने के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, हो गया। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, बड़े ध्यान सुनना, एक और अच्छी बात है यहाँ पे कि ये पाया गया कि जब ये पोलराइजिंग एंगल होता है ना इज इक्वल टू पी के बराबर होता है, तो ये जो रे इधर ट्रैवल कर रही है रिफ्लेक्टेड रे है, और जो मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब इनके बीच जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये पूरा कितना डिग्री होता है बोलो, 90 डिग्री। ये यहाँ से लेके आना, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ये, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे से रखें ध्यान। पोलराइजिंग एंगल पे जब लाइट पड़ती है ना इस मीडियम पे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या पाई जाती है, परपेंडिकुलर। मतलब ओ बी जो रे है वो परपेंडिकुलर होगी ओ सी के, दिस इज ओ बी। ठीक है, ये जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर होगी ओ सी पे, लेकिन तभी होगा जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होगा आपका, वैन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा पी के, देन होगा ये, समझे आप। ओ बी, रे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू रे ओ सी। ठीक है, सो बोलने का मतलब हो गया कि यदि ये एंगल पी के बराबर है तो ये भी पी होगा, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्नेल्स लॉ यदि मैं यहाँ लगाऊँ तो स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, थोड़ा सा प्रूफ है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऑफ मीडियम। सो अब यदि मैं यहाँ आई को पी पुट कर दूँ, बिकॉज एंगल जो है वो आई की जगह क्या है, पी है, तो बन जाएगा यहाँ साइन ये पी, समझे, आई की जगह पी है, और ये ए वाला एंगल जो है आर डैश बोल दिया इसको, चलो आर डैश बोल दो, इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब आप देखो कि जब रे ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ सी के, यहाँ सुनना समझने वाली बात है, इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 बोल देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एज रे, कौन सी रे बोलो, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू रे, बोलो कौन सी, ओ सी। तो ये जो एंगल है टोटल, ये कितना है बोलो, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, और ये लाइन है, लाइन दिख रही है लाइन आपको, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, तो ये टोटल एंगल तो 180 होगा, ये है ना, 180 होगा ना टोटल, 90 पूरा हो गया। तो इधर कौन सा बचा, इधर बचा आर डैश और इधर बचा पी, तो आर डैश प्लस पी जो है वो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, बिकॉज ये और ये 90 और अंदर वाला भी 90, तब वो टोटल 180, फिर 90 कवर हो गया, तो आर डैश और इधर कौन बचा पी, तो आर डैश प्लस पी जो है उसको कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। सो ये है बोलने का मतलब, तो आर डैश प्लस पी को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री, और यहाँ से आर डैश निकाल दो, तो ये आ गया 90 माइनस पी, इसको बोल दो 2। अब आर डैश की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दो यूजिंग 2 in 1, तो आपके पास आ जाएगा ये साइन पी बटे, हाँ बोलो क्या है आगे, आर डैश की जगह क्या लिखना है, 90 माइनस पी, तो बन गया साइन 90 माइनस पी इज इक्वल टू म्यू, और साइन 90 माइनस पी कॉस पी होता है, तो आ गया साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल टू म्यू, और ये आ गया इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू tan पी विच इज वेस्टर्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाया, और मेन चीज़ यही थी कि जब आई इक्वल टू पी होता है तो ये रे जो है वो इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो आर डैश प्लस पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ से आर डैश निकालना है, बस ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, और यहाँ पुट कर देना है, और आपका अपने आप ब्रेविस्टर्स लॉ आ जाएगा। सो ब्रेविस्टर्स लॉ सिंपली म्यू इज इक्वल टू tan पी, तो ये था आपका ब्रेविस्टर्स लॉ, इसका ये स्टेटमेंट है, और ये इसका प्रूफ आ गया। फिर यह भी पूछ सकते हैं, ध्यान सुनना, कि ये प्रूव करो कि जब लाइट पोलराइजिंग एंगल पे पड़ती है ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो ये रे जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, जब लाइट पोलराइजिंग एंगल पे पड़ती है ना इस मीडियम पे, तो ये वाली रे जो है रिफ्लेक्टेड, ये इसके परपेंडिकुलर होती है। तो फिर आपने उल्टी डायरेक्शन से चलना ऊपर की तरफ, ये लिखना पहले आपने, दोनों लॉ लगाने हैं फिर, है ना। सो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो
मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन ये बना कि जब लाइट एंगल ऑफ पोलराइजिंग मतलब पोलराइजिंग एंगल पे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ती है, मतलब आई इक्वल टू पी है, तो प्रूव करो, ये आ गया, तो प्रूव करो कि रे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू रे ओ सी। ये कैसे करेंगे? तो इसका प्रूफ ऐसे देना आपने, तो आपने लिखना सिंपल से, अकॉर्डिंग टू ब्रीवेस्टर्स लॉ, क्या बोलता है वो बोलो? हाँ, साइन टेन पी इज इक्वल टू म्यू, ये बोलता है। फिर लिख देना सारा कुछ, पी इज पोलराइजिंग एंगल, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन पी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस पी इज इक्वल टू म्यू। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लगाओ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो पहले भी लगाया हमने। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बोलो? साइन आई की जगह यहाँ पी है, तो ये मैंने बोला था कि यहाँ पे हम पी ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पी, तो आर इज इक्वल टू भी यहाँ पी है, आर इज इक्वल टू पी है, ये भी पी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन पी बटे आई की जगह पी आ गया ना, और नीचे वाला साइन जो दूसरे मीडियम में बना आर डैश, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है आपको, देखो ज़रा। सो ये आ जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट यू विल गेट दिस, राइट हैंड साइड एक जैसी है, हाँ, तो ये आ गया आपका साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दो, यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड है साइन पी अपॉन वट कॉस पी इज इक्वल टू साइन पी अपॉन वट साइन आर डैश, तो ये कैंसिल हो गया इधर से, और यहाँ से बचा कॉस पी इज इक्वल टू साइन आर डैश, उल्टा करो ना फिर, तो आ गया कॉस पी, रेसिप्रोकल ले लो साइन आर डैश, कॉस पी को क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन 90 माइनस पी इज इक्वल टू साइन आर डैश, और इसके बाद आ गया यहाँ से 90 माइनस पी इज इक्वल टू आर डैश, या आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस पी, और पी को इधर ले आओ, तो आर डैश प्लस पी इज इक्वल टू क्या आ गया 90। तो यदि आर डैश प्लस पी 90 होगा ना, यदि आपका आर डैश प्लस पी 90 होगा, हाँ, यदि ये वाला एंगल, ये आर डैश है और ये वाला पी है, 90 होगा ना, तो टोटल एंगल तो आपका ये दिख रहा है, ये वाला एंगल तो आपको 180 होता ही है। तो आर डैश और पी का जो सम है वो कितना प्रूव कर दिया आपने, 90। तो फिर ये वाला जो बचा ना, ये वाला, ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, ठीक है। सो देयरफॉर जो एंगल होगा इसका नाम बोलो बी ओ सी, देयरफॉर एंगल बी ओ सी जो है वो क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जो रे आपकी ये है ओ बी, ये जो है रे ओ बी, ये परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी बोलो, परपेंडिकुलर होगी, ये है ओ बी, परपेंडिकुलर होगी ओ सी के, परपेंडिकुलर होगी ओ सी के, परपेंडिकुलर रे ओ सी, यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, एंगल बी ओ सी 90 हो गया ना फिर, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 होगा ये वाला, यदि टोटल 180 होगा तो फिर आर प्लस आर डैश प्लस पी तो आपने 90 प्रूव कर दिया, तो फिर ये जो बाकी बचा ये भी 90 होगा। ये कौन सा एंगल है, बी ओ सी 90 होगा, बी ओ सी 90 का मतलब है ये रे कौन सी है इधर को ओ बी, और इधर को कौन सी है ओ सी, वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। जब लाइट पोलराइजिंग एंगल पे पड़ती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, जैसे ग्लास है यहाँ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होती है रिफ्रैक्टेड लाइट के, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है रिफ्रैक्टेड रे के। तो इसमें आपने एक वेस्टर्स लॉ लगाया और दूसरा स्नेल्स लगाया और इक्वेट किया, और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे क्या है ये, उसके आगे थोड़ा सा ये है कि आपका व्हाट इज़ मेंट बाय पोलराइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। सो पोलराइड क्या होता है, पोलराइड वही है जो लाइट को प्लेन पोलराइज कर देता है। सो इट इज़ ए, हाँ,
थिन शीट होती है, पतली सी शीट होती है, ये थिन शीट ऑफ सम क्रिस्टलाइन मटेरियल, और मैंने बताया था कि वो मटेरियल हो सकता है टर्मेलाइन या क्वार्ट्स। क्रिस्टलाइन मटेरियल मेड अप ऑफ टर्मेलाइन और क्वार्ट्स। टर्मेलाइन और क्वार्ट्स। कैपेबल टू प्रोड्यूस कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैपेबल टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये आता है कि व्हाट इज पोलराइज्ड, तो ऐसे लिखना है आपने। पढ़िए। सो व्हाट इज पोलराइड? पोलराइड इज ए थिन शीट ऑफ सम क्रिस्टलाइन मटेरियल मेड अप ऑफ टर्मेलाइन और क्या बताया मैंने, क्वार्ट्स, विच इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, इसके ऊपर पड़ी। ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं इसको, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें एरो भी होता है और डॉट्स भी होते हैं ना। सो ये कौन सी लाइट हो गई बोलो? ये हो गई आपकी, बोलो कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लाइट, और हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये वाली, क्योंकि इसमें एरो भी है और डॉट भी है। जैसे ही ये इस थिन शीट के ऊपर पड़ेगा, ये लाइट को प्लेन पोलराइज कर देगा। फिर मैंने समझाया भी था, इसमें एक ऑप्टिक एक्सिस रहती है, वो एक नैरो स्लिट की तरह काम करती है, और इन वाइब्रेशंस को जो प्लेन ऑफ द पेपर में ही हैं, जो नीले नीले रंग की हैं, इनको गुजरने देती है इसमें से, ठीक है, इनके लिए वो रास्ता दे देती है। लेकिन जो डॉट्स रेड रेड हैं, इनको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, मीन इनको ये अब्जॉर्व कर लेती है, ये वाली क्रिस्टल, ठीक है। तो ये है वो टर्मेलाइन। ये फिर यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी, वो उसमें जो ई वेक्टर की वाइब्रेशन होंगी वो अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ही होगी। इसका मतलब कैसी लाइट होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर आता है इसमें साथ में कि इसके यूजेस क्या हैं भी, यूजेस लिखो पोलराइड के, ठीक है। तो यूजेस हैं इसके कि पहली बात है, हम आपको दिखाएंगे, हमारी लैब में है ये, तो लैब में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लेबॉर्ट्री में यूज़ होगा टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और दूसरा ये सन ग्लासेस में यूज़ होता है। सन ग्लासेस में पोलराइड शीट को फिक्स करते हैं, ऐसे फिट करते हैं कि जो आपकी, हाँ, जिस जो शीट है जो आपने फिक्स कर दी वहाँ पे पोलराइड की सन ग्लासेस में, दैट इज़ यूज टू कट ऑफ दी glare of light reflected from glare of light reflected from like light reflected from polished surfaces, or you can say from polished or wet surfaces. Yeah. So it is used in sunglasses to cut off the glare of light reflected from polished or wet surfaces. पहले बताया मैंने, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और इसका और यूज़ है कि इट इज़ आल्सो यूज टू स्टडी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स। सो तीसरा ये आ गया, टू स्टडी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट मेटल्स, properties of metals, and to analyze and for crystal analysis, okay. Or it is also used in 3D cameras, 3D movie cameras, and in say photographic cameras, ठीक है। It is also used to eliminate the जो एक वो आती है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, eliminate the dazzle, eliminate the dazzle from the headlight of buses or cars। जो dazzle आएगा ना, from to eliminate dazzle from what
जो एक चमक सी पड़ती है आपकी आंखों में ना, जैसे सामने से हेडलाइट ऑन कर दी, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम हेडलाइट्स ऑफ बसेज एंड जो भी व्हीकल्स हैं आपके। सो ये आपने नोट कर लेने हैं, बसेज और कार्स एट्सेट्रा। सो ये जो ग्लेयर वर्ड लिखा ना यहाँ, ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है कि एक मतलब शार्प सी रोशनी, ठीक है। तो जैसे शार्प सी रोशनी आपकी आंखों में पड़ेगी, वो ग्लेयर है, उसको कम करने के लिए यूज होता है फिर ये सन ग्लासेज में। दे आर आल्सो यूज्ड इन विंडो पेन्स ऑफ एरोप्लेन्स, और जितने भी आपकी एसी ट्रेन्स होती हैं उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं ना, वहाँ भी आपके पोलराइड शीट्स यूज़ होती हैं। और जितने भी आपके एरोप्लेन हैं इनमें तो ये जो छोटी सी वहाँ खिड़की होती है उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ आपके क्या लगे होते हैं भाई, पोलराइड शीट लगी होती है, ठीक है। सो ये है बोलने का मतलब। तो इनकी यूजेज जरूर याद कर लें, और पोलराइड क्या होता है वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। और थोड़ा सा यदि मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी एक नेक्स्ट थोड़ा सा है वो है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जैसे आपका शुगर सोल्यूशन है, और जैसे आपका क्वार्ट्स प्लेट है, ठीक है, क्वार्ट्स प्लेट है, इनके ऊपर जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ती है, ये प्लेन पोलराइज्ड हमने बताई, इसमें डॉट्स गायब हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि जो इस लाइट का, जो लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट हुई, उसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको ये रोटेट कर देते हैं। मटेरियल्स की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये दो सब्सटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए, शुगर सोल्यूशन और क्या बताया मैंने, शुगर सोल्यूशन और क्या बताया भाई, क्वार्ट्स प्लेट, ठीक है। और इनके ऊपर जब ये कौन सी लाइट है, ये बोलो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो ये उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, और जो और इस फिनोमिना और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। और ये दो तरह से हो सकते हैं कि एक राइट हैंडेड होते हैं और एक क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं। और जो राइट हैंडेड होते हैं बेसिकली वो रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं ना, और वो रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसको रोटेट करेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, समझे। सो यही था। अब आगे हम देखें तो आगे शायद यहाँ पे 41 तक के थे तो हो गया, ठीक है। फिर ओके देन। सो नेक्स्ट जो है वो है मेलिस लॉ, ठीक है। सो मेलिस ने, आपको मैंने बताया था कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी स्टडी किया था। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पोलराइज़र, यदि हमने लाइट वेव्स का नेचर प्रूव करना है कि वो ट्रांसवर्स होता है, तो मान लो ये आपका पोलराइजर था, ऐसे रफ सी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे था ना, यहाँ से लाइट पड़ी, इसमें डॉट्स भी थे, एरो भी थे, मीन्स ये ऑर्डिनरी लाइट थी, और जो यहाँ से लाइट निकली वो डॉट्स इसने एब्जॉर्व कर लिए। कैसी लाइट निकली बोलो, प्लेन पोलराइज्ड। और आगे ऐसा सिमिलर क्रिस्टल मैंने और रख दिया तो क्या होगा,
तो ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी ऐसे ही, ये देखो, ठीक है, ठीक है। और ये आपकी जो है ये एनालाइजर था, और ये क्या था, पोलराइज़र। और ये कैसी लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड, कैसी थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। सो ये आपका पोलराइज़र है, ये एनालाइज़र है, और ये मिली आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वैसे ही आगे मिली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये जो थी, सॉरी, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी यहाँ, ये जो थी ये थी अनपोलराइज्ड, सो ये थी अनपोलराइज्ड। सो जैसे ही ये इस क्रिस्टल के ऊपर पड़ी तो यहाँ से अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, आप रोटेट करना शुरू किया इसको इस एक्सिस के अबाउट, एक्स डैश बोल देते हैं उसको। वैन दिस एनालाइजर इज रोटेटेड अबाउट एक्सिस एक्स डैश, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है यहाँ वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब इनकी दोनों एक्सिस, इन दोनों की एक्सिस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री पे हो जाती हैं, तो इधर आपको कोई लाइट नहीं मिलती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना। सो मान लेते हैं कि जो लाइट पड़ी एनालाइज़र पे, मेलस ने बोला कि जो यहाँ से लाइट निकलेगी इसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो इंटेंसिटी लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। इनके बीच एंगल था ना, वो 0 से 90 तक रोटेट किया था, तो जैसे जैसे 0 से आपने एंगल बढ़ाया था तो आपने देखा था इधर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती गई थी, कम होती गई थी, वो है थीटा। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड प्लेन ऑफ एनालाइजर। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ से ट्रांसमिट हुई, यहाँ से इस एनालाइजर से बाहर को निकली लाइट, इसकी इंटेंसिटी है ये। So it states that intensity of light transmitted through analyzer is directly proportional to square of the cosine of the angle between plane of polarizer and plane of analyzer, ठीक है। सो मान लेते हैं, प्रूफ देते हैं इसका अब। सो प्रूफ इसका ये है सिंपल, कि ये जो आपका पोलराइज़र है, यहाँ से जो लाइट यहाँ पड़ी एनालाइजर पे, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लेते हैं ई है, ठीक है। और इसको आप रोटेट कर रहे हैं, और किसी टाइम के बाद दोनों के प्लेन्स के बीच, इसके प्लेन और इसके प्लेन के बीच, मतलब पोलराइजर एनालाइजर के प्लेन के बीच एंगल थीटा है, तो इसको एनालाइजर बोल देते हैं। चलिए ए बोल दीजिए इधर, है ना। सो आप मेरे को ये बताइए कि यदि मैं, दिस इज़ द व्हाट इज ई, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर या इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, जो क्योंकि जो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो गया, ट्रांसमिटेड थ्रू क्या भी पोलराइजर पी, ठीक है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स ऑफ व्हाट, प्लेन्स ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये आ गया, ठीक है। अब ई को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। सो रिजॉल्व ई इंटू टू कंपोनेंट्स, ई एम्पलीट्यूड है लाइट का, इंटू टू कंपोनेंट्स। सो थीटा वाली लाइन पे कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस। सो इधर को हो गया ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर को हो गया ई साइन थीटा। ये एंगल 90 आ गया इन दोनों के बीच, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आ गया पहला कंपोनेंट आ गया ई साइन थीटा, दूसरा आ गया इसके परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ एनालाइजर से कौन सा कंपोनेंट ट्रांसमिट हुआ, ई कॉस थीटा। सो ओनली ई कॉस थीटा कंपोनेंट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर, यहाँ से ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो है इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर। ठीक है। अब ई कॉस थीटा कंपोनेंट यदि ट्रांसमिट हुआ ओनली ये एनालाइजर से, तो अब आपको पता है जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट हुई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
है ना, ये होता है, कई बार बताया आपको। अब आप यहाँ देखो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यदि तो एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिट हुआ वो ई कॉस थीटा था, ई कॉस थीटा लिख लीजिए, इंटेंसिटी को आई बोल देते हैं, इसी तरह कर देते हैं, और आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन ई कॉस थीटा, और उसका क्या है, वी होल स्क्वायर। और इसके बाद ये आगे देखो, और आई इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आई यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट ले आओ के ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से आई जो है ये आ जाएगा, ये जो के ई स्क्वायर है इसको बोलेंगे आई नॉट, ठीक है। ये जो आई नॉट है वो लाइट की इंटेंसिटी है जो इंसिडेंट हुई थी एनालाइजर पे, वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, और यह बोल सकते हैं कि ट्रांसमिट हुई थी कहाँ से, पोलराइजर से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर, जो ट्रांसमिट हुई ना पोलराइजर से वो एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट हो गई, बट इज दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर, और ये आई स्क्वायर, ये जो सारी चीज़ है ये होगी मतलब आपकी आई नॉट और कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से आई प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा क्योंकि वैल्यू फिक्स होगी, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ मेलस लॉ विच स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट इसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ लिखनी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है मैं बोल रहा हूँ उसे, it states that intensity of light transmitted through analyzer is directly proportional to square of the cosine of angle between planes of polarizer and analyzer, ये है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से इसके स्पेशल केस बना दूँ तो ये बन गए, देखो हाँ ये है ना आपका कॉस स्क्वायर थीटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू क्या था बोलो, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्पेशल केसेस जो हैं वो ये बन जाएंगे, देखो पहला बन जाएगा कि इफ़ थीटा जो है आपका वो है 0 डिग्री और 180 डिग्री, देयरफॉर आई कितना हो जाएगा बोलो, आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 डिग्री और कितना भी 180 डिग्री, और इसका क्या है बोलो, स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ही आएगा, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और कॉस 0 भी क्या होता है 1, स्क्वायर है ना, तो 1 ही आएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ही आएगा। इसका मतलब जब उन प्लेन्स ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो जो लाइट इंसिडेंट हुई एनालाइजर पे वो सारी की सारी वहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे केस में यदि 90 डिग्री है तो फिर वो क्रॉस वाला केस हो गया, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है तो आई जीरो हो गया, नो लाइट इज ट्रांसमिटेड, नो लाइट ट्रांसमिटेड का मतलब कि जैसे ये डायग्राम बनाई थी ना, ऐसे ये वाली थी ऐसे ऐसे, तो यहाँ से लाइट पड़ी ऐसे, और जब यहाँ निकल जाएगी एरोज ही रहेंगे, डॉट गायब हो जाएंगे, और फिर इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया था अगले वाले को, ऐसे याद करो किया था ना, ये तो यहाँ जो लाइट थी वो इंटेंसिटी क्या थी लाइट की, 0 थी, इधर नो लाइट, इधर क्या था नो लाइट, ये था, ये वाला केस आ गया। और इसमें क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसमें वही था जब ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे आपका ये है पोलराइजर और ये है बिल्कुल इनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल, ये देखो ये एक्सिस पैरेलल, ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ यदि आपकी ये लाइट थी अनपोलराइज्ड, तो यदि आपकी अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पड़ती है ऐसे, तो फिर यहाँ कैसी निकलती है बोलो, यहाँ निकलती है प्लेन पोलराइज्ड। और यदि आप प्लेन डॉट्स गायब हो गए, प्लेन पोलराइज्ड यदि एनालाइजर पे पड़ती है, पोलराइजर है एनालाइजर है, ये आपका पोलराइजर है और ये क्या है एनालाइजर, तो इसकी डायग्राम आ रही है जो इसकी बता रहा हूँ मैं,
तो फिर यहाँ से जो लाइट मिलती है वो बिल्कुल आपको मिलेगी लाइट इधर, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसके ऊपर यहाँ से ट्रांसमिट हुई वो उसके ऊपर इंसिडेंट हो गई और वो बाहर की सारी इधर निकल गई, मतलब लाइट मिलेगी यहाँ पे। और वो जो जैसी ये थी वैसी ये होगी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है। और यदि इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ये आएगा ग्राफ। यदि मैं इधर को आई लूँ इंटेंसिटी और इधर को मैं थीटा ले लूँ, ठीक है, थीटा ले लिया मैंने इधर को, सो ये ग्राफ ऐसे आएगा, देखो ऐसे ऐसे आने वाला है ग्राफ। ठीक है। सो यहाँ आपका 0 डिग्री है थीटा, और यहाँ कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। सो इधर को हम ले रहे हैं थीटा, इधर को इंटेंसिटी। ठीक है, ये थीटा है और ये आई है। तो आपको पता है जब थीटा 0 डिग्री है ये, तो इंटेंसिटी कितनी आई, आई नॉट। तो यहाँ आएगी आई नॉट, इस पॉइंट पे। और जब थीटा आपका 0 है, ये 90 है, 90 का गैप डालो, ये आपका 180 है, ये 270 है, और फिर ये 360 है। सो देखो ना, 0 डिग्री और 180 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, देखो ये, समझे बात मेरी। और 0 पे फिर 180 फिर 360 पे जाके भी मैक्सिमम हो जाएगी, समझ रहे हैं। सो ये है बोलने का मतलब, देखो ये आई नॉट और 180 फिर आई नॉट, और 90 पे 0 देखो, जब 90 करा तो नो लाइट विल बी रिसीव्ड इन दिस एरिया, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एनालाइजर ट्रांसमिट करेगा वो 0 होगी। 0 कब होगी, जब इसकी एक्सिस ऐसे पड़ी हुई है और इसकी एक्सिस ये है, तो क्या एंगल है इन दोनों के बीच, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के बिल्कुल क्रॉस्ड, दे आर सेट टू क्रॉस ईच अदर। कौन कौन, पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो जब क्रॉस ईच अदर करेंगे मीन्स एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे क्या होगा, इधर नो लाइट विल बी रिसीव्ड, आई इज इक्वल टू 0, देखो आई इज इक्वल टू 0 हो गया। और 180 पे फिर मैक्सिमम, 180 मैंने ये किया था, मैक्सिमम आई नॉट। तो ये ग्राफ आ जाएगा आई और थीटा के बीच। ओके देन।